नमस्कार बच्चों। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और चैप्टर नंबर 2 की पहली वीडियो मैं आपको मतलब अपलोड करके दे चुका था, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट में सारा का सारा शुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ा था कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या, ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अगर किसी ने नहीं देखी तो जाके देख लो, ठीक है। अब ये जो सेकेंड वीडियो होगी, ठीक है, ये पूरी की पूरी कंसंट्रेटेड होगी किसके ऊपर? अशुद्ध पदार्थों के ऊपर। अशुद्ध पदार्थ में हम सिर्फ करेंगे मिश्रण क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, इनके बीच का अंतर क्या है, ठीक है। मिश्रण और यौगिकों के बीच का अंतर जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, और ये विलयन, निलंबन और कॉलॉइड के लिए जो एक सेपरेट वीडियो मैं आपको अलग बनाऊंगा, क्योंकि मैंने जैसे बोल रखा है बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। धीरे धीरे समझोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो यार ख़त्म कराने को तो ये 1 घंटे में ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन डिटेल में कराना है, ठीक है, डिटेल में करना है हम लोगों ने, ठीक है। चलो, तो अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं भाई वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं मिश्रण और एक होते हैं यौगिक। अब अशुद्ध पदार्थ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री के हिसाब से जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों के कण मिले हुए हों, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर पानी डाल दिया और इसमें ऊपर से डाल दी मैंने क्या? चीनी, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये जो मिश्रण बनेगा, ये जो घोल बनेगा मेरे पास, इसके अंदर चीनी के भी कण होंगे और इसके अंदर पानी के भी कण होंगे। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। समझ में आया? अब अशुद्ध पदार्थ के अंदर जो जुड़ने वाली चीज़ें होती हैं वो 2 रूप से जुड़ सकती हैं। कितने रूप से जुड़ सकती हैं? 2 रूप से जुड़ सकती हैं। एक तो होता है भौतिक रूप। भौतिक रूप का मतलब क्या हुआ? जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी नया पदार्थ ना बने। समझ में आया? किसी भी प्रकार का कोई भी नया पदार्थ ना बने। देखो, अभी इसी चैप्टर में आएगा, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और एक पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो बता देता हूं थोड़ा सा यहीं पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें किसी भी वस्तु के आकार में या उसके साइज वगैरह में कोई परिवर्तन आता है, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि उसके अंदर कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे एक लोहे का वो लो बॉक्स ले लो छोटा सा, उस पर हथौड़ी मार दो, ठीक है, तो वो बस उसकी शेप चेंज होगी। तो ये कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। पानी का उबलना, ठीक है, पानी का उबलना, पानी उबलेगा, द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में जा रहा है? गैस अवस्था में। अब ये इस गैस अवस्था को आप दोबारा द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हो ना। तो भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो एक तरीके से ऐसे कह सकते हो कि ये दोबारा से अपने उसमें पुराने वाली चीज़ में लाए जा सकते हैं, मतलब ये बदलाव हम कर सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल दोबारा से हो सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर कभी भी बदलाव नहीं हो सकता। तो अशुद्ध पदार्थों के अंदर पदार्थ 2 रूप से जुड़ सकते हैं। एक तो भौतिक रूप से, जिसके अंदर कोई भी नई चीज़ नहीं बन के आएगी। जैसे मान लो मैं मिट्टी और चीनी को मिला दूं, मिट्टी और चीनी को, तो मिट्टी और चीनी को मिलाने से क्या मेरे पास कोई नया पदार्थ बनेगा? नहीं। तो ये भौतिक रूप से जो जुड़ेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जब अशुद्ध पदार्थ केवल और केवल भौतिक रूप से जुड़ा हो, ठीक है, या ऐसे कह लो कि जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ भौतिक रूप से जुड़े हों, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। तो मिश्रण क्या होते हैं आपको समझ में आ गया? मिश्रण कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों को मिलकर बनते हैं, और ये पदार्थ सभी कैसे जुड़े होते हैं आपस में? भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो ये मिश्रण हो गया हमारा। जैसे चीनी और मिट्टी मिलाओ, चीनी और कीलों को मिला दो, पानी और मिट्टी को मिला दो, ये सब मिश्रण के प्रकार हैं। लेकिन जो यौगिक होता है ना भाई, ये इसका दूसरा तरीका होता है। अशुद्ध पदार्थ एक तो भौतिक रूप से जुड़ते हैं और एक दूसरे रूप से जुड़ते हैं रासायनिक रूप से, ठीक है, जिसके अंदर दोनों के बीच में कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई हो, ठीक है। तो यौगिक जो होते हैं हमेशा रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। होता तो ये भी एक तरीके का मिश्रण ही है, बस दोनों के अंदर फर्क कितना है कि इसमें जो पदार्थ जुड़ते हैं वो कैसे जुड़ते हैं? भौतिक रूप से। इसमें जो पदार्थ जुड़ते हैं वो कैसे जुड़ते हैं? रासायनिक रूप से। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? कार्बन और ऑक्सीजन को आपने जोड़ा तो यहां से क्या मिल जाएगा? CO2 नहीं मिलेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो यहां से क्या मिलेगा? हमें जल का अणु मिल जाएगा, ठीक है, जल मिलेगा। तो इसे हम बोलते हैं यौगिक। ये जो बने ना, ये होते हैं यौगिक। समझ में आया आपको यौगिक क्या होते हैं? यौगिक भी 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों को मिलकर ही बनते हैं। देखो, जैसे एक तो, या अगर आपको यौगिक की सिंपल डेफिनेशन समझनी है तो ये समझो कि यौगिक के अंदर जो जुड़ने वाली चीजें होती है ना, वो तत्व होते हैं, ठीक है। तो यौगिक 2 या 2 से ज्यादा तत्वों को मिलाकर, ऐसे भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, यौगिक 2 या 2 से ज्यादा तत्वों को मिलाकर बनता है। और ये तत्व किस प्रकार से जुड़े होते हैं? रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है। इनके बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके बाद ये बनते हैं। इनके बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, यहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, यानी कि ये रासायनिक परिवर्तन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड से आप दोबारा से कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। जल के अणु से आप दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब बना तो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, भौतिक रूप से नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? बना सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बना सकते। कहीं ये मत लिख देना कि भाई हम इसको
तोड़ नहीं सकते इसके अंदर, इसको दोबारा तोड़ा जा सकता है लेकिन कैसे तोड़ा जाएगा, रासायनिक रूप से ही तोड़ा जाएगा, भौतिक रूप से हम कभी नहीं तोड़ सकते। कैसे, देखो एग्जांपल समझो। मान लो मिश्रण के अंदर मैंने मिला दिया चीनी और मतलब मान लो मैंने मिट्टी और पानी को मिला दिया, तो अगर मैं उसे छान लूँ या कोई फिल्टर वगैरह का यूज़ कर लूँ तो मिट्टी अलग हो जाएगी, ठीक है, मिट्टी अलग हो जाएगी और पानी नीचे निकल जाएगा। लेकिन हम यौगिकों के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। यौगिकों को अगर आप छानोगे तो ये तो पानी है भाई, पानी तो सारा नीचे चला जाएगा, उसके अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थोड़ी ना अलग होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यौगिकों को हम कभी भी भौतिक रूप से या भौतिक क्रियाओं के द्वारा, भौतिक क्रियाएं क्या होती हैं, छानना, वाष्पीकरण, ठीक है, और हाथ से किसी चीज़ को अलग कर देना, ये सब भौतिक क्रियाएं होती हैं। इनके रूप से हम यौगिकों को कभी अलग नहीं कर सकते। वहीं मिश्रणों को भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है। जैसे मिट्टी और कीलों को मिलाओ, ठीक है, मिट्टी के अंदर कीलें डाल दो, तो कील डालोगे तो कील को तो आप हाथ से भी निकाल सकते हो ना, भौतिक क्रिया हो गई, छान के निकाल सकते हो। तो बस वही चीज़ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको, मिश्रण क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। कोई भी अशुद्ध पदार्थ किसी दो या दो से ज़्यादा पदार्थों से मतलब जुड़कर बनता है, और ये पदार्थ दो रूप से जुड़ते हैं। कौन कौन से रूप से, भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से। अगर भौतिक रूप से जुड़े हैं, ठीक है, यानी कि उनके बीच में कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिश्रण। और अगर कोई नया पदार्थ बन रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यौगिक। अब देख लो ना, कार्बन एक अलग पदार्थ था, ऑक्सीजन एक अलग चीज़ थी, यहाँ से हमें एक बिल्कुल नया पदार्थ मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल अलग है ना। हाइड्रोजन को आपने जोड़ा, ऑक्सीजन को आपने जोड़ा, दोनों गैस होती हैं। हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन देखो ये क्या है, एक तो द्रव होता है, ये तो लिक्विड होता है ना। तो सब अलग चीज़ें मिलती हैं। यौगिकों के अंदर हमें नए पदार्थ मिलते हैं, मिश्रणों के अंदर हमें कोई भी नया पदार्थ नहीं देखने को मिलता, ठीक है। अब मिश्रण जो होते हैं, ये जो पदार्थ हमने जोड़े, जैसे देखो हमने यहाँ पर पानी और चीनी को जोड़ा, तो चीनी के भी कुछ कण होंगे, पानी के भी कुछ कण होंगे। अब इन्हीं कणों के आधार पर हम मिश्रणों को, इन कणों के आकार के हिसाब से, इन कणों के आकार के हिसाब से हम मिश्रणों को दो उसमें विभाजित करते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं समांगी मिश्रण और एक होते हैं विषमांगी मिश्रण। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं तो समांगी मिश्रण वो होते हैं जिसके अंदर जुड़ने वाले पदार्थों के कण समान आकार के होते हैं। ये बात समझ में आई है, पहले तो इतना अच्छे से याद रखना। समांगी मिश्रण वो होते हैं जिसके अंदर जुड़ने वाले पदार्थों के कण समान आकार के होते हैं। विषमांगी मिश्रण वो जिसके अंदर समान आकार के नहीं होते हैं। विषमांगी में जैसे कील और मिट्टी को मिलाओ तो कील इतनी लंबी होती है, मिट्टी के कण अलग होते हैं, तो साइज अलग हो गया, तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण में जैसे चीनी और पानी को घोल दो, घोलोगे तो आपको चीनी नजर आएगी, घोलने के बाद नहीं नजर आएगी ना, तो इसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे, क्योंकि कणों का जो साइज होगा, जो कणों का आकार होगा, वो क्या हो चुका होगा, बिल्कुल सेम हो चुका होगा, इसलिए, ठीक है। या फिर अगर इसी चीज़ को हम साइंटिफिक लैंग्वेज, देखो ये तो मैंने आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज से समझाया, अब इसे हम बुक की लैंग्वेज से कैसे समझेंगे। बुक की लैंग्वेज से आपको इसको ऐसे समझना है, समांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जिसके अंदर जो संगठन होता है, संगठन समझते हो, अभी बताऊंगा। संगठन जो होता है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से होता है, यानी कि द्रव्यमान के अंदर दोनों पदार्थ पूर्ण रूप से एक दूसरे के अंदर घुले होते हैं। एग्जाम्पल से समझो, मुझे पता है थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है। जैसे मान लो मैंने एक वो ले लिया, दोबारा से कोई बीकर ले लिया, इसके अंदर चीनी पहले से घुली हुई है, ठीक है, चीनी घुली हुई है, तो समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल ये होगा कि अगर मैं इस जल का, मतलब ये जो घोल है मेरे पास, यहाँ से एक वो ले लेता हूँ, मान लो मैंने एक चम्मच यहाँ से उठा लिया, ठीक है, और एक चम्मच मैंने इसको यहाँ से उठाया, एक चम्मच मैंने इसको यहाँ से उठाया। मैं जितनी भी चम्मच ले रहा हूँ ना ये, और इनको अगर मैं टेस्ट करूँ तो तीनों की मिठास सेम होगी। ये बात क्लियर है ना। आप यार जल के अंदर, पानी के अंदर एक गिलास में पानी लो, उसके अंदर चीनी घोल लो, तो उसमें से एक चम्मच निकाल के पियो या पूरे गिलास को एक साथ पी जाओ, तो मिठास तो आपको बराबर लगेगी ना। तो मिठास बराबर लगने का मतलब क्या है कि चीनी जो है वो पानी के हर एक कण के साथ बराबर मात्रा में मिली हुई है। समझ में आया, यानी कि हर जगह बराबर मात्रा में चीनी है, तो इसी को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण के अंदर दोनों घुलने वाले पदार्थ हर जगह पर क्या होते हैं, द्रव्यमान के मतलब इसको ना हम ये बोलते हैं कि द्रव्यमान के अंदर हर जगह पर बिल्कुल एक समान मात्रा में वितरित होते हैं। ठीक है, समझ में आया, पक्का समझ में आया आपको। जैसे चीनी के जो कण होंगे वो इस पानी के अंदर यहाँ भी समान मात्रा में होंगे, यहाँ भी समान मात्रा में होंगे, कहीं भी निकालो, कहीं से भी निकालो, वो हर जगह कैसे होंगे, समान मात्रा में होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई है आपको, पक्का समझ में आई है। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी यार, नहीं समझ में आई तो दोबारा समझा देता हूँ। समांगी मिश्रण वो होते हैं जिनके अंदर दो पदार्थ द्रव्यमान के अनुरूप आपस में पूर्ण रूप से वितरित होते हैं। ये इसकी बुक की लैंग्वेज है, बिल्कुल साइंटिफिक लैंग्वेज, और यही आपको आंसर में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप ये मत लिख देना कि कणों का आकार बराबर होता है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, समझाने के लिए बोला है। ठीक है, लिखोगे आप यही कि समांगी मिश्रण वो होते हैं जिसके अंदर दोनों जुड़ने वाले पदार्थ या तीनों जुड़ने वाले पदार्थ द्रव्यमान के अनुरूप समान मात्रा में
बिल्कुल फैले हुए होते हैं, ठीक है। हर जगह द्रव्यमान की समान मात्रा होती है दोनों तीनों पदार्थों की, ठीक है, क्लियर है। तो एग्जांपल आप यही दे देना, जैसे मान लो हम पानी के अंदर चीनी मिलाएं तो उसके अंदर से अगर हम 1 चम्मच निकाल के पियेंगे तो भी हमें बराबर मिठास महसूस होगी, और उस पूरे ग्लास को पी जाएंगे तो भी हमें बराबर मिठास महसूस होगी। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर चीनी हर जगह समान मात्रा में घुली हुई है, इसलिए इसको हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। लेकिन विषमांगी मिश्रण के अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कील और मिट्टी का, तो अगर मैं मिट्टी के अंदर कीलों को डाल दूं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं जगह पर मिट्टी के किसी भाग में कीलें ज़्यादा हों, 4-5 कीलें आ गई, और ऐसा हो सकता है कि मिट्टी के किसी भाग में सिर्फ 2 कीलें हैं। तो ये द्रव्यमान का समान अनुपात नहीं हुआ ना, यानी कि द्रव्यमान की जो स्थिरता है, जो फैलने की स्थिरता है, स्थिरता का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मेरे को 10 ग्राम मिट्टी उसे उठानी है, मैंने कील और मिट्टी को मिला दिया, मैंने 10 ग्राम उसको उठा लिया, 10 ग्राम मिश्रण वहाँ से लिया, तो 10 ग्राम मिट्टी के अंदर 2 कीलें हैं मान लो एक जगह पर, फिर मैंने दोबारा आंखें बंद करके दोबारा से उठाया तो दोबारा 10 ग्राम मिट्टी ली, उसके अंदर आ गई 6 कील, तो अब द्रव्यमान थोड़ा गड़बड़ा जाएगा ना, इसे हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। समझ में आया आपको विषमांगी मिश्रण क्या होता है और समांगी क्या होता है? समांगी में कहीं से भी कितना भी उठाओ, हर जगह आपको द्रव्यमान के अनुरूप पदार्थों की मात्रा कैसी मिलेगी? समान मिलेगी। विषमांगी मिश्रण में एक समान संगठन, इसी को संगठन कहते हैं, ठीक है, इसी को संगठन कहते हैं, द्रव्यमान के अनुरूप समान मात्रा में मिलना, ठीक है, या एक द्रव्यमान में पूर्ण रूप से वितरित हो जाना। चीनी जो होगी पानी के द्रव्यमान में पूर्ण रूप से वितरित होगी, यानी कि फैली हुई होगी, ठीक है, हर जगह मौजूद होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संगठन, एक समान संगठन। मिश्रण जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उसको हम मिश्रण के अवयव बोलते हैं। अवयव बोल लो या संघटक बोल लो, दोनों एक ही बात है, मिश्रण के संघटक या मिश्रण के अवयव। अब एक मिश्रण या तो तत्व से मिलकर बन सकता है, ठीक है, या फिर अणुओं से मिलकर भी बन सकता है। बहुत सारे अणु भी मिलाकर एक मिश्रण बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ कि बहुत सारे अणु भी मिलाकर, अणु क्या होते हैं पता है ना? परमाणुओं का समूह यार, H2O, जो H2O होता है ये एक अणु होता है, ठीक है, और जो सिंपल H2 होता तो ये भी अणु है, लेकिन चलो समझो, मैं समझा ही देता हूँ, छोड़ो यार, क्या 3rd चैप्टर पे जाओगे। देखो, अणु वो होते हैं जिसके अंदर परमाणुओं का एक ग्रुप होता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि शुद्ध पदार्थ या तत्व कोई वो चीज़ होती है जिसके अंदर केवल एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। जैसे मान लो मैंने एक लोहे की शीट ले ली, तो ये भी लोहे का परमाणु होगा, ये भी लोहा होगा, ये भी लोहे का परमाणु होगा। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? तत्व। जो केवल और केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है उसे तत्व बोलते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों से मिलकर बनी हुई है और ये तत्व रासायनिक रूप से जुड़े हुए हैं तो उसको हम यौगिक बोलते हैं। यौगिक की एक डेफिनेशन ये भी है, 3rd चैप्टर में सीखोगे इसको जाकर। यौगिक 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों को मिलाकर बनते हैं, ठीक है। अभी हम यौगिक वाला टॉपिक करेंगे तो मैं आपको डीपली समझाऊंगा, तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से इतना। तो यौगिक 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों को मिलाकर बनते हैं और ये तत्व रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो यौगिक ये होता है। अब इसके अंदर मान लो हमने चीनी मिला दी, तो ये एक यौगिक है, फिर चीनी का भी कुछ यौगिक होगा, है ना, चीनी का भी कुछ यौगिक होगा। तो ये समझ में आ रहा है ना आपको? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मिश्रण तत्वों से मिलाकर भी, मतलब यानी कि सिंपल से सिंपल चीज़ को मिलाकर भी मिश्रण बना सकते हैं हम, और यौगिकों को मिलाकर भी हम मिश्रण बना सकते हैं। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आपको। चलो एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये H2 है, जल हो गया ये। अब इसके अंदर मैं नमक डाल देता हूँ। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है नमक का फॉर्मूला। तो देखो ये भी एक यौगिक है, ये भी एक यौगिक है, ठीक है, Na और Cl 2 अलग अलग तत्व हैं, और ये भी एक यौगिक है H2O, ये भी एक अलग अलग तत्व है। तो इनको मिलाकर हमारे पास क्या बन रहा है? एक मिश्रण बन रहा है ना, जल और नमक का घोल बन रहा है ना हमारे पास। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, मतलब ये भी हम क्या कह सकते हैं कि मिश्रण के अंदर जुड़ने वाले पदार्थ या तो तत्व हो सकते हैं, या तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हो सकती हैं, या यौगिक भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ होगा मेरे हिसाब से आपको? तो समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। चलो, जो विलयन और निलंबन और कॉलॉइड होगा ये सब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर करेंगे। फिलहाल समांगी और विषमांगी मिश्रण का करते हैं डिफरेंस। तब तक इतना नोट करो फटाफट से, नोट करने से मत डरा करो, ठीक है, नोट करो फटाफट। चलो, तो अब समांगी और विषमांगी का डिफरेंस हमने करना है, ठीक है। जो बेसिक थे वो तो सब मैंने आपको करा दिए। चलो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से वितरित होते हैं, जैसा अभी हमने पानी और चीनी वाला एग्जांपल लिया था। तो चीनी आपको पानी के हर जगह बराबर चीनी मिल रही थी, जिसकी वजह से आपको बराबर मिठास महसूस हुई, ठीक है। तो पदार्थ जो होते हैं वो पूर्ण रूप से वितरित होते हैं और संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संघटन होता है। यानी कि अगर आप 1 ग्राम पानी लोगे तो उसके अंदर हर जगह आपको, जैसे मान लो मैंने 10 ग्राम पानी लिया, उसके अंदर 2 ग्राम चीनी मिला दी, तो अगर हम द्रव्यमान का छोटा छोटा हिस्सा उठाएंगे तो 1 ग्राम पानी के अंदर कुछ ना कुछ चीनी का हिस्सा होगा, ठीक है। और वही पूरे के पूरे हर जगह जितने भी मैं पानी के जितना भी ग्राम पानी लूँ अलग अलग करके हर जगह मुझे चीनी की मात्रा कैसी मिलेगी? द्रव्यमान के अनुरूप बराबर मिलेगी। इसी को हम एक समान संघटन भी बोलते हैं।
इसके अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर पदार्थ भी पूर्ण रूप से वितरित नहीं होते, कई जगह पर ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा पदार्थ हो, ठीक है, कई जगह पर ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही ना हो, ठीक है। तो इसमें द्रव्यमान के अनुरूप कैसा होता है, असमान संघटन होता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगा आपको। अच्छा, थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम यहाँ पर केवल देख के नहीं पहचान सकते कि जो पदार्थ जुड़े हैं उनके कण कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने चीनी और पानी को जोड़ा, चीनी के अंदर पानी के अंदर चीनी को घुल दिया, तो घुलने के बाद क्या आप मुझे देख के बता पाओगे कि इसमें कौन से कण चीनी के हैं और कौन से कण पानी के हैं? नहीं बता पाओगे ना, ठीक है। तो समांगी मिश्रणों के अंदर हम केवल भिन्न भिन्न पदार्थों के कणों को केवल देखने से नहीं पहचान सकते, लेकिन विषमांगी में ऐसा हो सकता है। विषमांगी में ऐसा हो सकता है, चीनी और पानी को तो नहीं, वो तो समांगी का एग्जांपल है। चीनी और कीलों को मिलाओ, चीनी या मिट्टी को मिलाओ, तो आप चीनी के कण अलग बता दोगे, ये चीनी के हैं, ये मिट्टी के अलग हैं। या पानी और चीनी को मिला दो, तो पानी और चीनी, फिर से वही, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पानी और मिट्टी को मिला दो, पानी और मिट्टी को, तो मिट्टी के कण आप अलग ही बता दोगे और जल के कण अलग ही दिख जाएंगे आपको। तो इसे हम क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। समझ में आया है? पक्का समझ में आया होगा आपको। अब देखो, सरल प्रक्रिया द्वारा इसके अवयवों में हम इसे विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि सरल प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, छानना, वाष्पीकरण, ऐसी चीज़ों के द्वारा हम इन मिश्रणों को आसानी से नहीं बदल सकते, ठीक है। होते हैं कुछ मिश्रण जो वाष्पीकरण से हो जाते हैं, छानने से हो जाते हैं, बट सभी समांगी मिश्रणों को, यानी कि 90% आप कैसे कह सकते हो कि ज़्यादातर समांगी मिश्रणों को हम सरल प्रक्रियाओं के द्वारा विभाजित नहीं कर सकते या उसे पृथक नहीं कर सकते। समझ में आया है आपको ये पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कि सरल प्रक्रिया द्वारा, सरल प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, छानना हो गया, हाथ से निकालना हो गया, ठीक है, ये सरल प्रक्रियाओं में आते हैं। तो इनके थ्रू हम इनको इसके कणों के अंदर मतलब पृथक नहीं कर सकते, इसको विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आया? जैसे चीनी और पानी को मिलाओ, वही एग्जांपल है क्योंकि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। तो चीनी और पानी को मिलाओ, बाद में उसे छान दो, क्या चीनी अलग निकलेगी? नहीं निकलेगी, ठीक है। तो सरल प्रक्रिया के द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए एयर हो गई हमारी, जो वायु होती है ना, हमारी वायुमंडल जो होता है, ये भी एक समांगी मिश्रण होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेज मिली होती हैं। आप हवा को छानोगे, आपको ऑक्सीजन अलग मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना, तो इसे हम नहीं कर सकते। जल के अंदर चीनी, मिश्र धातु का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है। मिश्र धातु जो आपको पता ही होगा ना, 2 या 2 से ज़्यादा धातुओं को मिलाकर जो बनती हैं, पता ही होगा इतना तो, ठीक है। चलो आगे देखो, फिर विषमांगी मिश्रण में सरल प्रक्रियाओं के द्वारा अवयवों को अलग किया जा सकता है, यानी कि पृथक किया जा सकता है। कील और मिट्टी को मिलाओगे तो कीलों को आप हाथ से निकाल सकते हो, चीनी और मिट्टी को मिलाओगे, ठीक है, तो आप उसको छान के निकाल सकते हो, मतलब किसी भी तरीके से हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे मान लो हम जो चाय बनाते हैं, चाय के अंदर जो चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती और जो लिक्विड पार्ट होता है उस चाय का, वो दोनों विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। हम उसको छान के अलग कर सकते हैं ना उसके अवयवों को, पत्ती आपको अलग ही दिख जाएगी, चाय का जो लिक्विड पार्ट होगा वो अलग दिख जाएगा, तो वो विषमांगी मिश्रण होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? क्योंकि चीनी तो घुल जाती है, ठीक है। चलो इतना समझ में आया होगा। उदाहरण, रेत और चीनी का मिश्रण और जल और रेत का मिश्रण, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसका। दूध भी एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। हालांकि दूध को हम देख के नहीं बता सकते कि इसमें कहाँ फैट है, कितना फैट है, ठीक है, लेकिन फिर भी दूध एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? अभी बताऊंगा दूध क्यों होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे ना सेपरेशन, यानी कि इनको पृथक्करण वाली जो तकनीक होती है हमारी पृथक करने के लिए, वो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इतना नोट करो, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी यौगिक होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन रहती है कि यार यही सारे पॉइंट्स यौगिक में भी होंगे और यही सारे पॉइंट समांगी मिश्रण में भी होते हैं, एक थर्ड वाले पॉइंट को छोड़कर। थर्ड वाला पॉइंट यौगिकों में नहीं होता, ध्यान रखना, थर्ड वाला पॉइंट यौगिकों में नहीं होता। बाकी तीनों के तीनों पॉइंट आपको यौगिकों में मिल जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई यौगिक जो होते हैं वो भी एक तरीके का समांगी मिश्रण ही होते हैं। फिर आप बोलोगे कि भैया उसको फिर हम मिश्रण ही क्यों नहीं बोलते, उसको यौगिक क्यों बोलते हैं? भाई यौगिक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा मिलते हैं, ठीक है। मिश्रण भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनते हैं और यौगिक रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनते हैं। यौगिक जो होते तो वो भी समांगी मिश्रण है, लेकिन वो किस प्रकार जुड़े होते हैं? वो रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं यौगिक, ठीक है। यौगिक, जितने भी यौगिक हैं वो सभी समांगी मिश्रणों के ही प्रकार हैं, लेकिन यौगिक हमेशा रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं और मिश्रण हमेशा भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यौगिक मिश्रण से कैसे रिलेटेड है, तो आप सिंपल बोल सकते हो कि जितने भी यौगिक हैं वो समांगी मिश्रण के ही प्रकार होते हैं, या हर एक यौगिक समांगी मिश्रण ही होता है। अभी जब हम लास्ट में करेंगे तो वहाँ देखना इस तीनों पॉइंट आएंगे, ये वाला भी पॉइंट मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, बस एक इसको छोड़कर, ठीक है। समझ में आया आपको? यौगिक भी समांगी मिश्रण होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होती है ना कि यार समांगी में भी सेम पॉइंट है, ठीक है, और यौगिक में भी सेम पॉइंट है, तो फिर इनमें फ़र्क क्या हुआ? तो फ़र्क यही है कि यौगिक रासायनिक रूप से जुड़ते हैं और मिश्रण भौतिक रूप से जुड़ते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम यौगिक ही करते हैं, वहाँ पर आपको और डीपली इस बात को मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलो इतना नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला टॉपिक है यौगिक। देखो
अशुद्ध पदार्थों का जो एक प्रकार था मिश्रण, उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, समांगी मिश्रण, विषमांगी, मैंने उसका आपको अंतर भी लिखवा दिया, ठीक है। लिख ज़रूर लेना उसको, स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखोगे तो आपका ही बेनिफिट है। चलो तो हम यौगिक करते हैं। देखो यौगिक क्या होते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया यौगिक और मिश्रण दोनों के अंदर ही कुछ ना कुछ पदार्थ जुड़ते हैं। फ़र्क क्या होता है, मिश्रणों के अंदर भौतिक रूप से जुड़ते हैं, यौगिकों के अंदर रासायनिक रूप से जुड़ते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो दो या दो से ज़्यादा तत्व जब रासायनिक रूप से जुड़ते हैं और रासायनिक रूप से ये द्रव्यमान के स्थिर अनुपात में जुड़ते हैं। स्थिर अनुपात का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम जल का, ठीक है। तो H2 और यहाँ पर होगा हमारा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारा जल बनाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रासायनिक रूप से जुड़ेंगे तो H2O बनाएंगे। ये बात क्लियर हुई, यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान से सुनना है, द्रव्यमान का स्थिर अनुपात का मतलब क्या होता है। देखो अब ये जो जल का अणु होगा, दुनिया में जितना भी जल होगा सबके कणों का जो फॉर्मूला होगा वो H2O ही होगा। दुनिया में जितने भी जल हैं, ठीक है, दुनिया में जितना भी जल है, मतलब जहाँ भी, जितने भी कह रहा हूँ, जहाँ भी जल है, जितना भी जल है दुनिया के अंदर, सबका अगर आप एक एक कण उठाकर देखोगे तो सबके कण का फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यौगिक जो होते हैं वो हमेशा एक स्थिर फॉर्मूला में रहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। पहली बात तो ये क्लियर हो गई ना कि इनका एक स्थिर फॉर्मूला होता है, यानी कि इनका एक स्थिर, यानी कि एक निर्धारित सूत्र होता है किसी भी यौगिक का, अलग अलग यौगिक का, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। चलो अब हम करते हैं द्रव्यमान की बात। अब देखो द्रव्यमान का जो अनुपात रहता है वो स्थिर रहता है। किस किसके द्रव्यमान का, जुड़ने वाले पदार्थों के द्रव्यमान का अगर हम अनुपात निकालें इस यौगिक के अंदर, किसका अनुपात निकाल रहे हैं, किसके द्रव्यमान का, जुड़ने वाले पदार्थों के द्रव्यमान का अगर हम अनुपात निकालें इस यौगिक के अंदर तो वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो, इसी के एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लो मेरे पास जल मैं ले आता हूँ, एक जल आपने मेरे घर से ले लिया, ठीक है, जल आपने एक गिलास में मेरे घर से लिया, एक पानी आपने अपने घर से ले लिया, फिर आप दूसरा कहीं से ले आए, अमेरिका वगैरह कहीं से, किसी भी देश से दूसरे देश से ले आए, और एक कहीं और किसी दूसरे और देश से ले आए, तो सबके अंदर फॉर्मूला सेम रहेगा, H2, 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 ठीक है। जल के जितने भी कण होंगे दुनिया में सब इसी फॉर्म के होंगे, ये तो क्लियर है इतनी बात। तो अब इनका जो रेशियो देखो, इसके लिए आपको थर्ड चैप्टर में से द्रव्यमान का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 1, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16U होता है। एक परमाणु का बोल रहा हूँ, एक परमाणु का, ये 2 का है। देखो ये जो नीचे लगा होता है ये परमाणु संख्या होती है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं यहाँ पर, इसका मतलब है, और ऑक्सीजन के भी कितने परमाणु हैं यहाँ पर, 2 परमाणु हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, वहाँ पर मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन का 1 क्यों है, वो 10th में सीखोगे, ठीक है। बैलेंस करना होता है, इसको संतुलित करते हैं, लेकिन वो 10th में सीखना है। तो अभी बस इतना याद रखो कि ऐसा रिएक्शन कुछ होता है, ठीक है। या फिर चलो मैं इसको बैलेंस कर ही देता हूँ, ये लो, ठीक है। अब ये बैलेंस है इक्वेशन, अब ये मत पूछना कि क्यों, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो एक परमाणु होता है उसका द्रव्यमान 16U होता है, 16, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो एक परमाणु होता है उसका द्रव्यमान ये होता है। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन, जितने भी तत्व होंगे ना यौगिक के अंदर, जितने भी तत्व होंगे उसके द्रव्यमान का अनुपात आपको निकालना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनेक अलग अलग तत्व हैं, तो मैं हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालूंगा, ठीक है, इनका अनुपात निकालूंगा ना। देखो इसमें हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का अलग और ऑक्सीजन का अलग, दोनों का अनुपात निकलेगा ना। इसके अंदर भी सेम चीज़ होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकलेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही निकलेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही निकलेगा। समझ में आया आपको, पक्का समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर क्या रहा हूँ। ये भाई आपको मैं बस समझा रहा हूँ कि यौगिक जो होते हैं हमेशा एक स्थिर द्रव्यमान के अनुपात में जुड़ते हैं, हमेशा, ठीक है। समझ में आएगा अभी देखो। तो अगर हम यहाँ से H2, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 का कितना होगा, 2, तो 2 लिख लिया, ठीक है। रेशियो निकालो, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान हमेशा 16 होता है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात निकालने का मतलब क्या होता है, मतलब हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 1:8 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जल के जितने भी अणु होंगे, जल के जितने भी अणु होंगे उसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा का अगर हम अनुपात निकालें तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, 1:8। यहाँ पर भी ये 1:8 ही आएगा, यहाँ पर भी ये 1:8 ही आएगा, और यहाँ पर भी ये 1:8 ही आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, यौगिक आप दुनिया में कहीं से भी उठाओ वो पदार्थों के द्रव्यमान के स्थिर अनुपात में जुड़े होते हैं। समझ में आया अब आपको, ये चीज़ क्लियर हुई, पक्का क्लियर हुई है।
पदार्थों का द्रव्यमान, पदार्थ कौन कौन से जुड़े थे, एक हाइड्रोजन जुड़ा था, एक ऑक्सीजन जुड़ा था। मैंने क्या करा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकाल दिया, तो जल का यौगिक का वो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यौगिक के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं तो है, तो इनके द्रव्यमान का अनुपात निकालोगे 1:8। यहाँ पर भी 1:8, यहाँ पर भी 1:8, यहाँ पर भी 1:8। दुनिया में जितने भी जल के अणु होंगे सबके अंदर द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, 1:8 होगा। तो समझ में आया होगा मेरे हिसाब से कि यौगिक हमेशा स्थिर अनुपात में जुड़ते हैं, और कैसे रूप से जुड़ते हैं, रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। यही डिफरेंस होता है बस मिश्रण और यौगिकों के बीच में, यही मेन डिफरेंस है। मिश्रण जो होते हैं वो कभी भी स्थायी रूप से नहीं जुड़ते, द्रव्यमान का कभी भी स्थायी रूप नहीं होता। जैसे मान लो एक गिलास मैंने 10 ग्राम पानी ले लिया, उसमें 2 ग्राम चीनी डाल दी, फिर दूसरे गिलास में मैंने 10 ग्राम पानी ले लिया, उसमें 5 ग्राम चीनी डाल दी, तो क्या ये स्थिर अनुपात हुआ, एक में 2 और 10 है, एक में 5 और 10 है ना, तो ये स्थिर अनुपात नहीं हुआ ना। तो कहने का मतलब यही है कि यौगिक के अंदर लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। यौगिक के अंदर आपको हमेशा, अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन डाल रहे हो तो आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी हमेशा, तभी जल का अणु बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन डालोगे, ठीक है, और 5 ग्राम ऑक्सीजन डाल दोगे, तो ये कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है, जल का अणु वो बनेगा ही नहीं। समझ गए ना। तो कैसे होता है, द्रव्यमान का अनुपात यहाँ पर स्थिर होता है यौगिकों के लिए, इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो भी स्थिर होते हैं। मिश्रणों के अंदर गलनांक और क्वथनांक फिक्स नहीं होते हैं। अभी डिफरेंस में करेंगे, समझ में आएगा सारा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, पक्का क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, और कुछ इनके बारे में रह तो नहीं गया। और बस यही कि ये रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं, द्रव्यमान का स्थिर अनुपात होता है, ठीक है, इनका एक निर्धारित सूत्र भी होता है, और ज़्यादा कुछ तो रह नहीं गया मेरे हिसाब से। जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने यौगिकों को लेकर आपको समझा दी हैं। एग्जाम्पल्स लिखने हैं यौगिकों के, तो आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। पहले एग्जाम्पल लिख लो NaCl, ठीक है, NaCl। एक होता है NH4Cl, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड, जो घर में हम नमक खाते हैं ना, वो इसका फॉर्मूला होता है NaCl, जो घर में हम नमक खाते हैं। NH4Cl, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक सेपरेट करने के लिए जब पृथक्करण तकनीक आएंगी उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और अमोनिया गैस NH3, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ठीक है, फेरस सल्फेट FeSO4, बहुत सारे यौगिक होते हैं यार, ठीक है। और एक नई बात मैं आपको बताता हूँ, देखो नई बात क्या है, एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ। 10th क्लास में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को क्या 90% 99% बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि अम्ल, क्षारक और लवण किसके प्रकार हैं, यौगिकों के प्रकार हैं, ठीक है, उनके गुण धर्मों के उस पे, ठीक है, उनके रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर यौगिकों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ये नई बात है, किसी 9th के बच्चों को नहीं पता होगी ये बात, ठीक है, किसी 9th के बच्चे, मेरी गारंटी है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको ये बात पता होती है कि अम्ल, क्षारक और लवण यौगिकों के ही प्रकार होते हैं। किसके ऊपर, किसके आधार पर बनते हैं, उनके रासायनिक गुणों के आधार पर, ठीक है। अब देखो रासायनिक गुणों से रिलेटेड भी आपको एक बात बतानी है। पहले तो इसको लिख लो कि यौगिक 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है अम्ल, ठीक है, अम्ल जानते हो ना, एसिड जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं यार, एसिड। क्षारक, एक होता है क्षारक, ठीक है, क्षारक जिसको बेस बोलते हैं, जैसे जो टूथपेस्ट वगैरह होते हैं ना, ये सब बेस, इनो टूथपेस्ट, ये सब बेस होते हैं। हमारे पेट में एसिडिटी होती है ना, तो क्षारक का काम होता है अम्ल के जो इफेक्ट है उसके प्रभाव को रोकना। तो हमारे पेट में अगर मान लो कभी एसिडिटी होती है तो हम इनो ले लेते हैं, क्योंकि वो बेस होता है, ठीक है। अभी ये सब पढ़ोगे यार, आप 10th क्लास में जाके पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ये सब। और एक लास्ट होता है हमारा लवण, ठीक है। लवण क्या होता है ये तो आपको 10th में ही पढ़ना है, क्योंकि मैं ये चीज़ यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ठीक, अरे यार, ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा। तो यौगिक 3 प्रकार के हो सकते हैं उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। कौन कौन से, एक होते हैं अम्ल, एक होते हैं क्षारक, एक होते हैं लवण। अपने टीचर को जाकर ये बात बताना, खुश हो जाएगा, ठीक है, क्या आप बच्चे पढ़ते हो, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब रासायनिक गुणधर्मों वाली बात, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी नया यौगिक जब बनता है तो उसके रासायनिक गुणधर्म अपने अवयवों के रासायनिक गुणधर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। क्या बोला मैंने, कोई भी यौगिक जब बनता है तो जिन पदार्थों से मिलकर वो बना है उनको हम अवयव कहते हैं, तो पता ही है। तो किसी भी यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, जैसे मान लो यहाँ पर जल बना है, तो इस जल के रासायनिक गुणधर्म या जल के रासायनिक गुण हाइड्रोजन के रासायनिक गुण और ऑक्सीजन के रासायनिक गुण से बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। समझ में आया, ये अभी हम डिफरेंस में जब लिखेंगे तो समझ में आएगा आपको। डिफरेंस में लिखाया मैंने पूरा, तो आप वहां से समझ लेना। बस अभी इतना समझो कि कोई भी नया यौगिक जब बनता है तो उसके रासायनिक गुण उसके पुराने वाले रासायनिक गुणों से क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल अलग, उसके अवयवों से। जैसे चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलकर बना होगा, CO2 से मिलकर, सॉरी, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। जैसे कार्बन ये C+O2,
यहाँ पर हमने बना दिया CO2। तो अब ध्यान से देखना है, ये कार्बन अलग है, ये ऑक्सीजन अलग है, ये अलग अलग तत्व हैं अभी। तो कार्बन के अपने रासायनिक गुण होंगे, ऑक्सीजन के अपने रासायनिक गुण होंगे, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यौगिक के अपने रासायनिक गुण होते हैं, ना वो कार्बन के रासायनिक गुण दिखाएगा, ना ही वो ऑक्सीजन के रासायनिक गुण दिखाएगा। जी हाँ, जिन भी चीज़ों से मिलकर यौगिक बना होता है, जिन भी चीज़ों से यौगिक मिलकर बना होता है, वो अपने रासायनिक गुण कभी मतलब उन चीज़ों के रासायनिक गुण ना दिखाकर अपने नए रासायनिक गुण दिखाता है। समझ में आया? तो यौगिक के अपने बिल्कुल अलग रासायनिक गुण होंगे, हमें मतलब उसके ऊपर वो कभी डिपेंड नहीं करता कि वो किन चीज़ों से बना है। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसके अपने रासायनिक गुण होंगे, ना ये कार्बन के रासायनिक गुण दिखाएगा, ना ये ऑक्सीजन के रासायनिक गुण दिखाएगा। लेकिन मिश्रणों के अंदर ऐसा होता है, ठीक है, मिश्रण अपने जिन चीज़ों से मिलकर वो बने होते हैं उसके गुण दर्शाते हैं। यौगिकों के अंदर ये कभी भी उसके गुण नहीं दर्शाते। कार्बन डाइऑक्साइड ना अब कार्बन के रासायनिक गुण दर्शाएगा, ना ही ऑक्सीजन के रासायनिक गुण दर्शाएगा। तो इसको आप लिखोगे कैसे कि इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो अपने अवयवों से बिल्कुल बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। समझ में आया आपको रासायनिक गुणधर्मों वाला कंसेप्ट? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। जितनी चीज़ें मैं आपको समझा सकता था यौगिकों के अंदर, उतनी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अगर आपको यौगिक और अणु के अंदर डिफरेंस समझना है तो वो भी यहीं समझ लो, यहीं पे समझा देता हूँ। 3rd चैप्टर में वैसे समझा रखा है, वीडियो भी डली हुई है, जाके देखनी है तो देख सकते हो। अणु और यौगिक क्या होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन इसी में रहती है कि यार अणु होता है और यौगिक क्या होता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमने ये पढ़ रखा है कि कोई भी तत्व बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जांपल लिया था लोहे का, तो लोहे के अंदर जितने भी ये जो कण हैं ये सब लोहे के ही कण होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। अब अगर एक से ज़्यादा परमाणु आपको कहीं दिख रहे हैं, एक से ज़्यादा परमाणु नो मैटर वो किसी दूसरे तत्व के हों या आपके एक ही तत्व के हों, इसको ना आप ऐसे समझो। देखो, जैसे मान लो स्कूल के अंदर है तो आपका सेक्शन, ठीक है, और किसी कोई दूसरा सेक्शन, आप ही की क्लास का कोई दूसरा सेक्शन, ठीक है, ये बात क्लियर है। आपका सेक्शन जो है आप उसको एक तत्व मान के चलो। जैसे 9th का सेक्शन ए है, तो मैं सेक्शन ए को एक अलग तत्व मान रहा हूँ, ठीक है, और सेक्शन ए के अंदर जितने भी बच्चे आने वाले हैं उनको मैंने क्या बोल दिया? सेक्शन ए के परमाणु, यानी कि तत्व के परमाणु। समझ में आया? तो सेक्शन ए के अंदर जितने भी बच्चे होंगे वो सब उसके परमाणु हुए। ये बात क्लियर है। लंच का टाइम चल रहा है, आप सब ग्रुप बनाकर खाना खा रहे हो, ठीक है, तो जब एक ही तत्व के परमाणु ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम अणु बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर मान लो दूसरे सेक्शन में आपकी दोस्ती है, तो दूसरे सेक्शन का कोई लड़का या कोई लड़की आपके साथ बैठकर लंच कर रहा है, तो वो है तो दूसरे तत्व का ना। आपकी क्लास, आपका सेक्शन एक तत्व, दूसरा सेक्शन दूसरा तत्व, तो दोनों ही तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? हमेशा एक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई है? देखो, जैसे ये जो होगा, अब इसको देख लो, CO2, C और यहाँ पर O2, ये जो था ये दूसरी क्लास का था, ये आप ही की क्लास के 2 बच्चे थे, तो दोनों ने ग्रुप बनाया, इसको हम क्या बोलेंगे? यौगिक। तो कहने का मतलब ये है तो ये ग्रुप तो है। जितने भी ग्रुप होते हैं ना, ग्रुप का मतलब होता है पर अणु, ठीक है। ग्रुप को हम बोलते हैं समूह, ठीक है। समूह का मतलब होगा, अगर परमाणुओं का समूह बन रहा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? हमेशा अणु बोलेंगे, ठीक है। परमाणुओं का अगर समूह बन रहा होगा तो उसे हमें अणु बोलना है। समूह 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों का हो सकता है, इसको भी हम अणु बोलेंगे, इसको भी अणु बोलेंगे। लेकिन ये किसका अणु होगा? ये एक यौगिक का अणु होगा, ठीक है। किसका अणु होगा? यौगिक का अणु होगा। समझ में आया आपको? अणु का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि परमाणुओं का समूह। समझ में आया ना? जैसे मान लो आपकी सेक्शन के और दूसरे सेक्शन के बच्चे आप साथ में बैठ के लंच कर रहे हो तो आप ग्रुप में ही है, तो ये अणु, लेकिन ये किसका अणु है? ये यौगिक का अणु है, ठीक है। अगर आप अपनी ही क्लास के सारे बच्चे बैठ के लंच कर रहे हो तो वो अणु तो है, लेकिन वो एक तत्व का अणु है, यानी कि आप सभी एक ही तत्व के बच्चे हो, ठीक है। मतलब एक ही तत्व के परमाणु हो, एक ही सेक्शन के बच्चे हो। तो समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आपको। इससे बेस्ट एग्जांपल क्या दे सकता हूं मैं आपको यार, ठीक है। तो अणु और यौगिकों के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। 3rd चैप्टर में भी है, सारा पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो इतना नोट कर लो। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है यौगिक और मिश्रणों के बीच का अंतर। चलिए तो बच्चों, अब अपना लास्ट टॉपिक करते हैं, मिश्रण और यौगिकों के बीच का अंतर, ठीक है। तो वैसे सारा का सारा मैंने आपको बता ही दिया है, ये सारे उसके बस समरी के पॉइंट्स हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। बस थोड़ा बुक की लैंग्वेज में लिखा है, ताकि आप जब आंसर लिखोगे तो इसी लैंग्वेज में लिखना, ठीक है। देखो, एक तो सिंपल भाषा में आपको समझा दिया मैंने, तो उस लैंग्वेज में भी लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर ये सब लिखोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आंसर, ठीक है। चलो, तो देखो, मिश्रण और यौगिकों के अंतर, मतलब इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो बेसिक वाली डेफिनेशन नहीं लिखी है मैंने। जो मिश्रण की डेफिनेशन में इतनी देर से बोल रहा था कि मिश्रण कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। कब मिलते हैं ये दोनों पदार्थ? किस रूप से मिलते हैं? भौतिक रूप से मिलते हैं, ठीक है। और यौगिक भी 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों से मिलकर बना होता है, लेकिन ये पदार्थ किस रूप से जुड़ते हैं? रासायनिक रूप से जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है, आप इसको भी लिख सकते हो उसमें। ओवरऑल आपके 7 पॉइंट हो जाएंगे, जगह नहीं थी यार इतनी,
ठीक है, तो बता चुका हूँ ना। चलो जो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब लिख लिया मैंने यहाँ पर। चलो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। तो मिश्रणों को भौतिक रूप से उनके अवयवों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट बहुत ईजी है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मिश्रण जो होते हैं उनको हम भौतिक रूप से, भौतिक रूप का मतलब क्या हुआ, भौतिक क्रियाओं का मतलब क्या हुआ, छानना हो गया और वाष्पीकरण हो गया, ठीक है, और हाथ से किसी चीज़ को अलग करना हो गया। तो ये सब जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, भौतिक क्रियाएं बोलते हैं। तो मिश्रणों के जो अवयव होते हैं, जैसे कील और मिट्टी को मिलाओ, तो कील को तो आप आराम से हाथ से निकाल सकते हो ना, चीनी और मिट्टी को मिलाओ तो उसमें छान के आप निकाल सकते हो। जिसके कण छोटे होंगे वो नीचे चला जाएगा, जिसके कण बड़े होंगे वो ऊपर रह जाएगा, है ना। तो मतलब मिश्रण के जो अवयव होते हैं इनको हम भौतिक क्रियाओं के द्वारा विभाजित कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग कर सकते हैं। विभाजित को पृथक भी लिखा जाता है कई जगह पर, जैसे इसमें भी कहीं लिखा होगा, मैंने लिखा था कहीं शायद, तो अभी आप पढ़ लेना, आगे पढ़ेंगे। देखो तो ये चीज़ क्लियर है ना। तो हम इसके अवयवों को पृथक कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन यौगिकों को हम कभी भी किसी भी भौतिक क्रिया के द्वारा मतलब नहीं पृथक कर सकते, नहीं उसको अलग अलग कर सकते। कैसे? अगर देखो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से हाथ डाल के आप थोड़ी ना कार्बन निकाल लोगे बाहर, नहीं निकाल पाओगे ना। जल का जो अणु है, जल के अंदर से अगर आप हाथ डालोगे तो हाइड्रोजन आपके हाथ में थोड़ी ना आ जाएगी, या उसको छानोगे तो भी हाइड्रोजन हाथ में थोड़ी आएगी। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको कि मिश्रणों को हम भौतिक रूप से कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मिश्रणों को हम भौतिक रूप से अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिकों को कभी भी भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ रासायनिक क्रिया करनी पड़ेगी, जैसे ऊष्मा देनी होगी या फिर प्रकाश वगैरह, मतलब कोई ना कोई ऊर्जा यहाँ पर देनी पड़ेगी। अभी ये पॉइंट आएगा ऊर्जा वाला, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट, मिश्रण अपने अवयवों के गुण को दर्शाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो देखो मिश्रण जो होते हैं यार, जैसे किसी भी चीज़ से अगर मिश्रण बना हुआ है, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं पानी और चीनी का, तो ये जो सोल्यूशन बन के आएगा, जो भी मिश्रण हमारे पास बन के आएगा, इसके अंदर चीनी के भी गुण होंगे और पानी के भी गुण होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो मिश्रण जिन भी चीज़ों से मिलकर बना होता है उसके अंदर उन दोनों चीज़ों के गुण होते हैं। लेकिन यौगिकों की, अभी देखो पीछे हमने H2O वाला एग्जांपल दिया था, जल वाला हमने अभी एग्जांपल किया था ना, तो उसके अंदर हमें पता चल रहा था कि जो यौगिक होता है वो कभी भी अपने अवयवों के गुण धर्मों को नहीं दर्शाता, यानी कि वो जिन चीज़ों से बना है उसके गुण, उन चीज़ों के रासायनिक गुण और जो हमारा यौगिक है उसके रासायनिक गुण बिल्कुल अलग होंगे। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल किया था H2O वाला, जहाँ पर H2O के जो रासायनिक गुण थे वो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग आ रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड के जो रासायनिक गुण थे वो कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग आ रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि यौगिकों के गुण इनके अवयवों से पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं, ऐसे करके आपको एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। चलो तो सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट, मिश्रण को बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। देखो मिश्रण बनाने के लिए कभी भी हमें कोई भी ऊर्जा नहीं देनी होती, ठीक है। तो अगर हम एक चीज़ समझो कि अगर हम किसी भी रासायनिक रूप से कोई भी प्रक्रिया कराते हैं तो उसके अंदर या तो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है या ऊर्जा वहाँ से उसके बनने के साथ बाहर निकलती है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मान लो जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन जो होता है वो सिर्फ सांस लेना या छोड़ना नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले तो इस कन्फ्यूजन से दूर रहो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं श्वसन पूछो तो वो बोलते हैं कि भैया सांस लेना और छोड़ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सांस छोड़ना या सांस लेना श्वसन नहीं होता, श्वसन एक लंबी प्रक्रिया है। देखो जो आप खाना खाते हो उससे आपको ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, और हवा से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज हमारे शरीर में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद हमारे शरीर को जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो तो हम बाहर छोड़ देते हैं, जल होता है वो हमारे शरीर के अंदर रह जाता है और इसी के साथ एक नई चीज़ बनती है। अब ये तीन प्रकार से बन सकती है, 10th का टॉपिक है, 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके साथ जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से आपकी जो ऊर्जा है वो निकलती है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो नई चीज़ें बनती है ना, 3 प्रकार से जो नई चीज़ें बनती हैं उन सभी के साथ ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, यौगिकों के बनने के साथ जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में, विद्युत के रूप में, प्रकाश के रूप में या तो हमें देनी पड़ती है, ठीक है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा के रूप में वो ऊर्जा बाहर निकलती है। ये बात आपको समझ में आई है? पक्का समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। तो दोबारा समझ लो, यौगिक को बनने के लिए कभी कभी जो ऊर्जा होती है हमें ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश के रूप में देनी पड़ती है, यानी कि अवशोषित। जैसे मान लो मुझे कोई यौगिक बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको नीचे से गर्म कर दूंगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता क्योंकि सारे एग्जाम्पल 10th के हैं, फर्स्ट चैप्टर में जाकर आप पढ़ोगे, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आप सारे एग्जाम्पल्स जाके पढ़ोगे। तो अभी इसको ध्यान रखो कि यौगिक को बनने में कभी कभी ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है और कभी कभी यौगिक के बनने के बाद ऊर्जा निकलती भी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? चलो थर्ड पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट, मिश्रणों में असमान संगठन हो सकता है। तो ये तो पढ़ चुके हैं हम यार, अभी पीछे पढ़ा था कि मिश्रण जो होते हैं उसमें असमान संगठन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर हम मिट्टी और चीनी को मिलाएं तो मिट्टी के किसी पार्ट में चीनी के ज़्यादा दाने हो और मिट्टी के किसी पार्ट में चीनी के कम दाने हो, तो असमान संगठन हो गया। यानी कि द्रव्यमान का अनुपात कैसा होता है, अस्थिर होता है। कई जगह पर द्रव्यमान ज़्यादा होगा, कई जगह पर द्रव्यमान कैसा होगा, बिल्कुल कम होगा। तो द्रव्यमान का अनुपात यहाँ पर क्या होता है, अस्थिर होता है।
होता है। और यौगिकों के बारे में भी पढ़ा था कि यौगिक कहीं से भी उठाओ, अमेरिका से कहीं से भी उठाओ, किसी भी जगह से उठाओ, यौगिकों के अंदर द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, यौगिक के जो अणु होंगे उनके अंदर द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, सेम। जैसे अभी जल का एग्जांपल लिया था, पीछे 1:8 आ रहा था, है ना, तो हमेशा क्या रहेगा, बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा। क्लियर है? तो ये आपको 4th पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एक समान संगठन यहाँ पर होता है। ठीक है, एक समान संगठन होगा, पदार्थ द्रव्यमान के स्थिर अनुपात में जुड़े होंगे। ठीक है, क्लियर? 5th पॉइंट, मिश्रणों का कोई भी निर्धारित सूत्र नहीं होता कि कील और मिट्टी को मिलाओ, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कोई बनेगा नहीं ना। तो मिश्रणों के अंदर कोई भी निर्धारित सूत्र नहीं होता है, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन प्रत्येक यौगिक को हम अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। जैसे अमोनिया का यौगिक है तो उसे NH3 से दिखाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का तो CO2, जल का है तो H2O। ठीक है, ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड का है तो NH4Cl, जो भी पीछे एग्जाम्पल्स दिए थे सारे वही सब है। ठीक है, तो प्रत्येक यौगिक का अपना एक अलग सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 6th, इनके गलनांक। अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। मिश्रण के गलनांक और क्वथनांक डिपेंड करते हैं उसके द्रव्यमान के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पहले 10 ग्राम पानी लिया, उसके अंदर 2 ग्राम चीनी मिलाई, तो इस समय पर इसका जो क्वथनांक होगा, जो मिश्रण मेरे पास बन के आएगा, वो कुछ अलग होगा। ठीक है, वो कुछ अलग होगा। जैसे मान लो मैंने फिर 2 ग्राम की जगह 5 ग्राम चीनी मिला दी, अब इसका जो क्वथनांक होगा वो बदल जाएगा। क्वथनांक या गलनांक जो भी होगा वो बदल जाएगा। गलनांक और क्वथनांक तो आपको पता ही होंगे ना। गलनांक वो तापमान होता है जिस पर कोई भी वस्तु आकर पिघलना शुरू कर देती है, और मतलब पिघलने का मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देती है। क्वथनांक का मतलब कोई एक ऐसा तापमान जिस पर कोई भी द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। तो जो द्रव होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस अवस्था में। तो इनके गलनांक और क्वथनांक स्थिर नहीं होते, बल्कि जो यौगिक होते हैं हमारे, यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक हमेशा स्थिर होते हैं। जैसे जल होता है तो जल का हमेशा स्थिर एक क्वथनांक होगा। ठीक है, यानी कि वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर ही उबलना शुरू होगा या गैस में परिवर्तित होना शुरू होगा। जल उससे नीचे, उससे ऊपर। ठीक है, उससे ऊपर तो हो सकता है जल्दी वो हो जाए वाष्पीकृत, लेकिन उससे नीचे नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना आपको। तो ये हमारे मिश्रण और यौगिकों के बीच का अंतर था। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की थी। चलो, तब तक के लिए इसको नोट कर लेना यार। देखो, नोट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, मैं ही क्या, बहुत सारे टीचर्स से मैंने सुना है। ठीक है, यूट्यूब पे भी कई टीचर्स हैं, बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं कि आप लोगों को हमेशा क्लास में पढ़ते टाइम, और ये मेरा भी मानना है कि आप जो पढ़ रहे हो क्लास के अंदर उसी के नोट्स बनाओ, बेटर नोट्स होते हैं वो। ठीक है, पढ़ते टाइम जो नोट्स बनाओगे उस समय आपकी कैचिंग पावर डबल हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आलसी तो हो ही, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको नोट करो। नोट कर लिया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।